Hello and welcome to UPSC Hindi and very good morning to all of you. I am recording this lecture in the morning, so very good morning. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम को लेके ज्योग्राफी का क्या वेटेज है। एंड मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ, पिछले 4 से 5 सालों में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी इज प्लेइंग अ गेम चेंजर रोल टू क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम। और ये चीज मैं अभी यहाँ पे जो डेटा आपके सामने रखने वाला हूँ, डेटा और पीवाईक्यू और सोर्सेस के बेस पे ही मैं ये चीज आपके सामने रख रहा हूँ कि ज्योग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस एग्जाम को क्लियर करने में। उससे पहले मतलब मैं और कुछ बात करूँ उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, जो भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा वो किसी नॉर्मल फैक्ट के बेस पे नहीं, बल्कि जितनी भी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं हम पीवाईक्यू के बेस पे करेंगे, डेटा के बेस पे करेंगे, सोर्सेस के बेस पे करेंगे और कुछ हिडन फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम समझने के बाद ही चीजें एनालाइज करके आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं है, एक शॉर्ट वीडियो है, चीजें समझने का प्रयास करेंगे और यहां से हमें बहुत सारी चीजें समझ में भी आएंगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे सोर्सेस के चक्कर में ना अपने बेसिक सोर्सेस को छोड़ देते हैं। हमेशा मतलब आप अगर एक चीज रियलाइज करो, हर टॉपर, हर एक अच्छा टीचर आपसे कहता हुआ आया है कि पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ चीजें यहाँ पे दिखाऊंगा और आपसे एक सवाल भी करने वाला हूँ कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी? सर मैं एनसीईआरटी पढ़ ली, जीसी लियोंग पढ़ लें सर, माजिद हुसैन पढ़ लें सर, ये वाली पुस्तक पढ़ लें सर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लें ज्योग्राफी के क्वेश्चन सही करने के लिए। मैं कहता हूँ अगर 18 क्वेश्चन ज्योग्राफी में आ रहे हैं, आप 13 14 15 करने की स्थिति में है तो बहुत बढ़िया स्थिति में है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट है, फिर हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन है, आर्ट एंड कल्चर में एंशिएंट मिडिवल, ये सारी चीजें हैं, और भी सब्जेक्ट हैं। हम अगर हर सब्जेक्ट के बेसिक बेसिक स्टैटिक नॉलेज हमारे पास है तो हम प्रीलिम्स क्लियर करने की स्थिति में एट द एंड तो रहते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कुछ चीजें दिखाऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी करने वाला हूँ कि क्या यूज है इनका। जैसे मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ, पिछले कुछ सालों का डेटा है। अब यहाँ पे देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपके सामने रहेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2011 से 2024 के बीच में 11% वेटेज रहा है फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी का। क्लियर? यहाँ से मतलब यहाँ से समझ क्या आया आपको कि हाँ, कहीं ना कहीं जियोमॉर्फोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 16 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं पिछले 2011 से 2024 के एग्जाम में, इतने सालों के बीच का ये डेटा है। और अगर रिसेंट डेटा की बात कर ले तो 2022 से 2024 के बीच में 14% वेटेज दिखाया दिया है क्वेश्चन है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस डेटा? आप इसका करने के हवाले हो। हमें ज्योग्राफी अगर पढ़नी है, मैं कह रहा हूं अगर आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो जियोमॉर्फोलॉजी तो पढ़नी ही है, इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़नी है, ओशियनोग्राफी तो पढ़नी पड़ेगी, एटमॉस्फेयर के बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा, जेट स्ट्रीम तो पढ़नी पड़ेगी आपको। मैं कह रहा हूँ आपको एटमॉस्फेयर का पूरा स्ट्रक्चर तो पढ़ना पड़ेगा, अर्थक्वेक, वोल्केनो, पी वेव, एस वेव, ये सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन आपको ये डेटा चाहिए होता है कि हमें दिखाओ दो एक बार। चलो एक चीज, एक डेटा और देख लेते हैं। क्या डेटा है कि क्लाइमेटोलॉजी में अगर देखा जाए तो वेटेज क्या है 2011 से 2024 तक, देखो 18% क्वेश्चन, उसके बाद 2022 से 2024 को 19% क्वेश्चन, यानी क्वेश्चंस का नंबर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ 27 क्वेश्चन एंड 8 क्वेश्चन। सेम डेटा एक और है आपके पास, देख लो। यानी ओशिनोग्राफी का अगर मैं डेटा दूं तो आप 2011 से 2024 में 8% क्वेश्चन आए, यानी 5% वेटेज रहा है 2022 से 2024 का, यानी 12 क्वेश्चन इधर पूछे गए हैं और यहाँ पे केवल 2 क्वेश्चन देखने को मिले। कुछ डेटा यहाँ पे भी दिया हुआ है, जैसे मैप बेस्ड ये क्वेश्चन है, आप इसको देखो, मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको। आप इसको देखो क्या लिखा हुआ, इंडियन ज्योग्राफी का ये डेटा है, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, यानी मैप बना के अगर क्वेश्चन में पेपर आते, मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चंस है वो मैप बना के ही आ जाए, मैं उस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। देखो 2011 से 2024 तक 4% वेटेज रहा है, फिर सडन उसका 6 क्वेश्चंस जो आए हैं उसके बाद उसका एक पैटर्न चेंज हुआ, दूसरे तरीके से क्वेश्चंस आए। मैं आपको ये दिखाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं आपको ये समझाने की बात कर रहा हूँ कि मैं, आप जितना बोलोगे मैं उतना डेटा आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन एट द एंड अभी जो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा ना एंड में, ये पूरा इसका निष्कर्ष है कि हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। हम भटक रहे हैं, हमारे पास एनसीईआरटी के वीडियोस में, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अभी भी आप यूट्यूब पे करते हो हाउ टू कवर 11th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी, हाउ टू कवर 11th क्लास हिस्ट्री, क्या कर रहे हो भैया? आप एनसीईआरटी खुद नहीं पढ़ पा रहे हो। और मैं कहता हूँ ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत ही टेक्निकल तरीके से लिखी गई, ये मैं खुद कहता हूँ। वो इसलिए कि हाँ, उसमें जैसे कुछ एक एक लाइन में एक एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, उसको समझाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टेक्निकल है थोड़ा सा, समझ सकते हैं। लेकिन और भी जो एनसीईआरटीज है कुछ ऐसी जिनको आप पढ़ के समझ सकते हो, आप वो भी नहीं पढ़ना चाह रहे, वो भी आप ना अपने सारे काम को सामने वाले पे डिपेंड कर रहे हो कि वो मुझको करा दे। एग्जाम कौन देगा? इधर, हेलो, इधर एग्जाम कौन देगा? आप। तैयारी किसने करी?
आपने रिवीजन कौन करेगा? आप पीवाईक्यू कौन लगाएगा? आप जब सब कुछ आपको करना, एग्जाम देने कौन जाएगा? आप। तो फिर क्यों कहते हो सामने वाला आपको करा दे? टीचर का रोल कहाँ पे है यहाँ पे? टीचर का रोल, मैं देखो, ये ध्यान रखना, अच्छा टीचर वो नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अच्छा टीचर वो नहीं है जो आपको सारा डेटा प्रोवाइड करा दे, सारी चीजें प्रोवाइड करा दे। मैं कह रहा हूँ आप सीखो, आप खुद करने की स्थिति में आ जाओ। आप इस स्थिति में हो कि अगर आपको कोई पुस्तक दी जाए, आपको कोई टॉपिक दिया जाए, आप खुद उसे पढ़ सको, इस स्थिति में आ जाओ। मैं कह रहा हूँ सब कुछ, सब कोई सब कुछ नहीं करा सकता आपको। आपके सामने बैठ के आपको हैंड होल्डिंग प्रोसेस के तहत एग्जाम, ये इतना बड़ा एग्जाम क्लियर नहीं कराया जा सकता। ये इंडियन ज्योग्राफी का एक डेटा देखो, 2011 से 2024 तक का 5% क्वेश्चन पूछे गए माउंटेन एंड ग्लेशियर्स के। फिर 2022 से 2024 तक भी 5 क्वेश्चन आए हैं। यानी वेटेज चेंज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। आप रॉक, सॉयल और मिनरल्स का भी डेटा यहाँ पे देखो, सेम डेटा यहाँ पे भी सिंपल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर का डेटा है, मैप बेस्ड क्वेश्चन का डेटा है, रोड, रेलवेज एंड पोर्ट जो इंडियन ज्योग्राफी में सारा डेटा आता है, रिवर्स, लेक, इनका क्वेश्चंस। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज पे एक डेटा दिया हुआ है, फिर लोकेशन, क्लाइमेट, फॉरेस्ट, उनका डेटा दिया हुआ है। डेटा है, 2 क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 6 क्वेश्चंस पूछे गए, 10 क्वेश्चंस पूछे गए, सेम डेटा। अभी रिसेंट डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं, एक रिसेंट ये है चेंज कि अगर आप ध्यान से अगर समझने का प्रयास करो ज्योग्राफी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो 25% वेटेज रहा है क्लाइमेटोलॉजी का, इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद 16% वेटेज रहा है इंडियन मैपिंग का, फिर 17% वेटेज रहा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, फिर उसके बाद 7% ओशनियोलॉजी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी एंड वर्ल्ड मैपिंग। इंपॉर्टेंट हमारे लिए कहीं ना कहीं क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन मैपिंग एंड वर्ल्ड मैपिंग, और साथ ही साथ इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। ठीक है, चलिए, 4 से 5 मिनट मैंने आपके वेस्ट किए सारा डेटा दिखा के। मतलब क्या निकला? आपने कुछ सीखा यहाँ से? मैंने आपको बहुत ही हाई क्वालिटी अच्छे अच्छे शब्द गिरा दिए आपके सामने, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन मैपिंग, ये लीजिए पी वेव, एस वेव, जेट स्ट्रीम, भारी भरकम, ये लीजिए 1 2 वर्ड आ रहे हैं आपके सामने। यूज कहाँ करना है भैया? हम इनका यूज कहाँ करने वाले हैं, हमें यही नहीं पता। ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हमसे पढ़ी नहीं जा रही, क्वेश्चंस हमें समझ नहीं आ रहे, आपके सामने हम शब्द गिनाए। बेसिक चीज कवर कर लो, क्वेश्चंस हो जाते हैं कई बार, लेकिन हमें भटकना रहता है। थोड़ा और डेटा देख लो, मैं आपको भय से कह मतलब भय से भय दिखाना चाहता हूँ कि ये भी डेटा है आपके सामने कि जियोमॉर्फोलॉजी में एक बार देखो कि अर्थक्वेक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। रिंग ऑफ फायर में 2018 में पैसिफिक ओशियन एंड वोल्केनिक इरप्शन पे क्वेश्चन आया है। ऐसा डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टाइप ऑफ वॉल्केनो पूछा गया है 2013 और 2023 में, रिवर कोर्स, हिल्स, अमरकंटक और शेषाचलम हिल्स, ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए हैं। ये डेटा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। क्या करना है भाई? बस क्वेश्चन एट द एंड यही है कि हम इस डेटा का करें क्या, है ना? कई लोगों को जवाब मिल गया होगा, सर अगर ऐसा सारा डेटा मेरे को दे दो तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से चूज कर लूंगा कि हाँ ये हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैं कह रहा हूँ अगर आप माउंटेन्स पढ़ने बैठे हो, वेट एक सेकंड, मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स देखोगे, राइट? यहाँ पे आपने बहुत सारे माउंटेन्स देख लिए, मैंने आपको लिस्ट दी ये, और यहाँ पे भी देख ली, चलिए मैंने यहाँ पे भी, और बहुत सारे माउंटेन्स आपके सामने आ गए। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताओ, माउंटेन्स यहाँ से देख के करने वाले हो कि जो सिलेबस में हमें माउंटेन्स जब दिया गया है हमें पढ़ना है तो वहां से करना है? सारे माउंटेन्स एक बार पढ़ डालो, यहाँ वाले तो वहां मिल ही जाएंगे। बाद में अगर जब आप पीवाईक्यू लगाओगे तो पता लग ही जाएगा कौन सा हमने नहीं किया था, वो कर लो बाद में पीवाईक्यू करते वक्त। आप समझ आया पीवाईक्यू करो? आपको सिलेबस करना नहीं है, इधर उधर वीडियोस में भटकते रहना है। अभी रुक जाइए, ये सारे डेटा है, कोई अभी ये सारा डेटा मैं आपके सामने देखो, यूरेनियम पे क्वेश्चन है, कोल पे, कोबाल्ट पे, गोल्ड पे, सेक्स रेशियो पे, अब सल्फर कंटेंट, क्वेश्चंस तो आए हैं, क्वेश्चंस तो आने ही हैं, लेकिन हम इनको क्या एक एक करके ऐसे पढ़ने वाले हैं? नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है हमको। पढ़ाई कैसे करनी है, सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे रखना है। पढ़ना कैसे, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल है इस एग्जाम को निकालने में। आप यहां से समझ पाओगे कि 1997 में कोसी, गोमती, घग्गर एंड गंडक पे क्वेश्चन आया, आपके सामने प्रेजेंट है, और 2024 में देख लीजिए घग्गर, गोमती, गंडक, कोसी पे क्वेश्चन पूछा, रिपीट क्वेश्चन है, आपके सामने प्रेजेंट है, कुछ मैंने चेंज नहीं किया। आप 1997 का क्वेश्चन और 2024 का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। कोलेरू लेक पे क्वेश्चन पूछा गया, कोलेरू लेक पे क्वेश्चन आया। आपको एक मैं टेंडेंसी दिखाता हूँ, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या चेंज है, मान लीजिए
3 एग्जामिनर यूपीएससी ने बुलाया, ज्योग्राफी के प्रोफेसर बुलाया कि आपको ज्योग्राफी का पेपर सेट करना है। इन्होंने भी, अब ये इनको भी पेपर सेट करना है, इनको भी सेट करना है, इनको भी सेट करना है। ये लोग पेपर कैसे सेट करेंगे, आप मुझको ये बताओ यार। ये पेपर सेट करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर मंगाएंगे तो कि जरा प्रीवियस ईयर के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है वो हमको दे दो। हम देख तो ले कि आपने अभी तक जो पेपर कराए हैं, एग्जाम कराए, उनमें ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे बनाए थे, राइट। इन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, इन्होंने भी पीवाईक्यू देखे ज्योग्राफी के। अब इनके मन में पीवाईक्यू के वही क्वेश्चंस तो चल रहे होंगे, हिल्स, लेक, जेट स्ट्रीम, ओशियन ओशियन करेंट्स, इनके मन में वही सब तो चल रहा होगा। ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इन्होंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो इनके मन में बहुत सारे टॉपिक्स चले गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के। इनके मन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के बहुत सारे टॉपिक चले गए, इनके मन में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के बहुत सारे टॉपिक चले गए। इन सब ने क्या पिछले साल का एक ही पेपर मंगाया होगा 10 ही क्वेश्चंस देखने के लिए? नहीं, ज्योग्राफी के तो सारे पेपर मंगा लिए होंगे ना, कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे। बस इनके मन में बहुत सारे टॉपिक्स चले गए, इनके मन में भी बहुत सारे टॉपिक्स चले गए, इनके मन में भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे टॉपिक्स चले गए। अब क्या होगा, जब ये अपने क्वेश्चन ज्योग्राफी के डिजाइन करेंगे तो उन्हीं टॉपिक्स से मिलते ही जुलते तो रहने वाले हैं कि हाँ, अगर इन्होंने यहाँ पे हो सकता है ट्रॉपिकल साइक्लोन देखा हो, तो अब अगली बार टेम्पर्ड साइक्लोन पूछ दे। इन्होंने भी ऐसे ही, तो यानी टॉपिक्स तो उन्हीं के आसपास इर्द गिर्द ही घूमने वाले हैं, उन्हीं टॉपिक्स के इर्द गिर्द घूमेंगे। क्या आप इस बात से मेरी एग्री कर रहे हो, राइट? अब हो सकता है इन्होंने 40-50 क्वेश्चन भेज दिए, इन्होंने 10-20 क्वेश्चन भेज दिए, इन्होंने भी 30-25 30-35 क्वेश्चन भेज दिए। अब यूपीएससी को इनके इनके क्वेश्चंस में से जो क्वेश्चन सही लगेगा वो ले लेगा, पेपर में ऐड कर देगा, पेपर आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चंस में ऐड हो जाएंगे। अब मुझको आप एक चीज ये बताइए, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है समझना, कि कहीं ना कहीं अगर प्रीवियस ईयर पेपर आपके सामने जैसे रखा गया, एग्जामिनर के सामने एक क्वेश्चन आया होगा, उसने देखा कि भैया ये है, चलो इस तरीके का एक और दूसरा बना दो। फिर अगली बार जब कोलेरू लेक पे 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, क्यों पूछा गया था, क्योंकि 2010 में था, तो उसने जब मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या किया होगा, पेपर जब देख रहा होगा प्रीवियस ईयर, तो उसके मन में ये आया होगा, तो यहाँ से उसने क्वेश्चन ऐसा बना दिया। फिर देख लिया 2018 में भी तो आया था। अगला देख लो, कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन आया 2023 में, क्यों क्यों 2024 में फिर से पूछा गया। 2023 में कॉन्गो बेसिन क्वेश्चन था, 2024 में फिर से आया। हाँ, वो अलग बात थी कि इसका इसको करके हो नहीं सकता, अगर ये वाला क्वेश्चन हम कर ले तो ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी क्या हम इस स्थिति में थे कि हमने अगर 2023 का पिछला मतलब पेपर देखा था कि हाँ यार कॉन्गो बेसिन पे हम पढ़ ले, एक बार चाहिए तो हमें पढ़ लेना चाहिए, एक बार कर लेते हैं, चलो हो सकता है अगली बार पूछ लिया जाए। पूछ लिया गया, देख लो एक बार, चार्ट, गिनी, सूडान, माली, सारी चीजें आपके सामने कंट्रीज के नेम लिखे हुए हैं। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, क्यों? साहेल रीजन थे क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 2024 में फिर से आ गया। 2024 में सूडान के बारे में फिर से क्वेश्चन आ रहा है। रिपीट देखिए आप, क्वेश्चन के रिपीटेशन देखिए, पीवाईक्यू का रिपीट कैसे हो रहा है। मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, क्यों पूछा गया? क्योंकि 2001 में पूछा गया था। हाँ, ये क्वेश्चन करके हम ये क्वेश्चन करने की स्थिति में नहीं है। ये क्वेश्चन अगर आप कर भी लो तो ये क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? अगर आपने पीवाईक्यू किए भी थे तो ये वाला क्वेश्चन आप कैसे कर पाओगे, है ना? वो हम समझ पा रहे हैं, वो बहुत ही बेसिक तरीके से ये चीज समझनी जरूरी भी है। ठीक है, हम इस चीज को समझ रहे हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझको एक चीज ये बताओ कि हम यहाँ से एक आइडिया तो ले सकते थे प्रीवियस ईयर देख के कि मार्सुपियल्स हमको एक बार देख लेना है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, राइट? अब यहाँ पे देख लो क्वेश्चन 2023 में जायंट क्लाउड्स पे क्वेश्चन आया था, 2024 में जायंट स्टार पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। कोई चेंज? एग्जामिनर ने देखा 2023 का पेपर, यार जायंट स्टार है, चलो जायंट क्लाउड पूछते हैं, हाँ दिया पेपर। आगे देख लो, 2021 में पॉलीथीन थेफ्टलेट एग्जाम्पल में था, 2021 में, ठीक है, और 2022 में क्वेश्चन में आ गया पॉलीथीन थेफ्टलेट। देख लिया, चलिए आगे देख लो, सेम चीज नर्मदा तापी पे क्वेश्चंस है, नर्मदा तापी पे क्वेश्चंस है, बराक वैली पे क्वेश्चंस पूछा गया, बराक वैली पे क्वेश्चंस पूछा गया। चलो, अभी जो जियो साइंटिस्ट वाला एग्जाम हुआ उसमें रिपीटेशन देखिए किस हद तक है क्वेश्चंस की। आप टॉपिक ही नहीं पढ़ते, टॉपिक पढ़ के चले जाओ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती। 2010 में जीरो फाइट पे क्वेश्चन पूछा गया, 2025 में जीरो फाइट पे क्वेश्चन आ गया, 2010 में जीरो फाइट में एनडीए में पूछा गया, तो 2012 में फिर से सीडीएस में पूछा। देख लीजिए, ये देखिए, देख पा रहे हो? आगे देख लो, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट चलता है ना 21 जून वाला, वो देखिए क्वेश्चन पूछा गया ना 2024 में, क्यों? क्योंकि 2019 में भी आया था, देखिए, ठीक है। आगे देख लो एक और, इक्वेटोरियल क्लाइमेट पे क्वेश्चन 2024 में आया है,
क्यों? क्योंकि 2014 में फिर से पूछा गया। ठीक है, राइट। वाटर पेपर पे क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में वाटर पेपर रखा हुआ था, इस वजह से 2024 में वाटर पेपर पे आ गया। एग्जामिनर ने क्या किया, 2023 का पेपर देखा होगा मान लो, उसके सामने को यार इसने ऑप्शंस देख रहा था, अच्छा हाँ वाटर पेपर उसकी नजर में आया, उसने उठा के सीधे क्वेश्चन बना दिया वाटर पेपर का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अमरकंटक हिल्स ये देखिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो 2007 में पूछा गया, क्योंकि 2000 में भी पूछा गया था। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन से, अब ये चीज मैंने आपको दिखाई, सेम चीज थी, कोई ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट थे। समझ आया पीवाईक्यू का रोल, समझ आया अब आपको कि पीवाईक्यू हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम चीज है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां से आप एक चीज गौर गौर करने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कहीं ना कहीं। अब यहाँ पे आप सोर्सेस देखने का प्रयास करो कि एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ते हैं और एनसीईआरटी से कैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देख लो, ये है क्वेश्चन 2024 का और एनसीईआरटी की बुक से कैसे सॉल्व हो रहा है। ये एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है, आप इसको देखिएगा आराम से। और उसके बाद अब आप ये देखिए, उसके बाद यहाँ पे थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर पे क्वेश्चन पूछा गया, और सेम यहाँ पे ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर, एंड देखो इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर एंड एक्सटेंड रफली टू हाइट 8 किलोमीटर, पूरी चीज बताएगी। और यहाँ पे देख लो क्या लिखा, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स। दिया हुआ है थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू पोल्स। बहुत ही नॉर्मल तरीके से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट। रिपीटेशन देखिए, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये देखिए क्या है, वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन पे था, क्या पूछा गया, क्या क्या निकलता है उसे, डेब्रीज, एस डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स। देख लो, पायरोक्लास्टिक डेब्रीज, वोल्केनिक बॉम्ब्स, ठीक है, एस एस डस्ट डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड सल्फर कंपाउंड। एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी सरकारी किताब, सरकारी मसाला, सरकारी एग्जाम। आगे देख लो, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आ रहा है, लेकिन आपको क्या पढ़ना है सर, हमें कोई जीसी लियोंग पढ़ा दे सर, हमें कोई माजिद हुसैन जी की सर जी की बुक पढ़ा दे, कोई हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ा दे। एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जा रही, जहां से सवाल हो रहे हैं हमारे। एक डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कहीं ना कहीं आप इसको देखो। यहाँ पे 2024 का जो एग्जाम हुआ ना ज्योग्राफी का, वहां से एटमॉस्फेरिक हीटिंग पे क्वेश्चन आया था। 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक उठाओ, चैप्टर नंबर 7 खोलो, टॉपिक ये देख लो, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, पेज नंबर 64 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नहीं। और ये सारा डेटा आपके सामने प्रेजेंट है कि ट्रोपोस्फियर पे क्वेश्चन आया, तो फिजिकल ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 7 खोलो, पेज नंबर 65 पे आंसर मिलने वाला है। वाटर वेपर पे अगर क्वेश्चन आया है 2024 में, तो 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी की बुक उठाइए, चैप्टर नंबर 7 खोलिए, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में 64 पेज नंबर पे इसका आंसर मिलने वाला, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल बनाए गए थे। जैसे सेम चीज आप यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करो, अब डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, चैप्टर 9 फिजिकल ज्योग्राफी, कोरियोलिस फोर्स के बारे में क्वेश्चन आया, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, 79 पेज। ऐसे ही 18 क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी में। एक तो वेटेज देख लो, 18 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी 30 से ज्यादा मार्क्स आप ज्योग्राफी में सिर्फ गेन कर सकते हो। 18 क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी से। देख लो, कुछ सवाल जीसी लियोंग से भी हो रहे हैं, ठीक है। अब कुछ करंट अफेयर के थे, लेकिन जीसी लियोंग से भी हो रहे हैं। लेकिन जो जितने ज्यादा सवाल एनसीईआरटी से हो रहे हैं, पहले हम एनसीईआरटी तो कवर कर लें। हमसे एनसीईआरटी कवर नहीं की जा रही, दुनिया भर की किताबें हमें पहले पढ़नी है। एनसीईआरटी के सवाल कर लो, बाकी पूरी सारी एनसीईआरटी के सवाल हमारे हो रहे हो, तो हमारा प्रीलिम्स निकल जाएगा। फोकस इस चीज पे रख लो। आप एक सोर्स के पीछे 10-20 सोर्सेस के पीछे पड़े हुए हो, चेंज नहीं करना है अपने सोर्सेस को। मैं कह रहा हूँ प्राइमरी सोर्स फिक्स करो अपना। एनसीईआरटी अगर आपने ज्योग्राफी के लिए फिक्स करी, 10 बार पढ़ो उसको। कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें नहीं समझ आते कई बार। यूट्यूब कर लो, किसी टीचर से पूछ लो जिसके संपर्क में हो, या जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से एक बार पूछो। आप ऐसे पढ़ने का प्रयास करिए। आप अगर कोई पढ़ा रहा है एनसीईआरटी से और अपने अदर सोर्सेज को एक साथ मिला के पढ़ा, जैसे फाउंडेशन बैच आने वाला है, वहां पे बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर की जाएंगी। मैं ज्योग्राफी कवर करने वाला हूँ, एक एक स्टेप पे, एक एक पॉइंट पे एक एक डिटेल कवर की जाएगी, एक एक डिटेल कवर करी जाएगी। एनसीईआरटी तो कवर होगी, स्टैंडर्ड बुक्स भी कवर की जाएंगी, लेकिन क्लासेस बहुत वो उस तरीके से नहीं वाली। हमारा आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन मैटर करेगा, आपको टास्क दिए जाएंगे, आपको वो करना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बैठ के रटवा दूं, इस उम्मीद में मत रहिएगा। हाँ,
प्रैक्टिस जरूर करेंगे हम लोग क्वेश्चंस की, याद हो, लेकिन आप ये अगर सोचे कि मैं आपको लिखवा दूं, बोल बोल के डिक्टेशन करूं, आपको लिखवाऊं, कहीं ना कहीं आप गलत राह पे है, फिर एग्जाम ऐसे नहीं निकलता। ठीक है, ये चीजें हैं, इन पे फोकस करना है अपने आप को। और हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, कहीं ना कहीं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट और रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी ध्रुव बैच की भी क्लासेस में यही बोला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब आंसर राइटिंग कराई और इकोनॉमिक्स की आंसर राइटिंग कराई, वहां भी मैंने कई कई बार बोला ये सारी चीजें। कई लोगों के, आप लोगों के मैसेज भी हैं, मैंने वहां पे भी रिप्लाई में भी यही बोला कि रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन। और कई बार हम रिवीजन ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इतना लोड हमारे ऊपर बढ़ता चला, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, सब्जेक्ट ही तो है एक लाइन से, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, आप कितना रिवाइज करोगे? इसीलिए बोला जाता है कि नोट्स बना लो। सर नोट्स बनाने हैं, सर नोट्स बनाए कि ना बनाए, ना बनाओ। एक 500 पेज का पोथी पत्र आपके पास एग्जाम से पहले। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो, GS1 का सुबह एग्जाम हो रहा है, GS2 का शाम को एग्जाम हो रहा है, कैसे भैया एक दिन पहले कैसे रिवाइज करके जाओगे? GS1 GS2 कुछ तो होना चाहिए, कुछ टॉपिक्स तो मन में रहने चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको हम न लिख पाए, हमारी समझ में ना आए क्या करना है, तो कुछ पॉइंट्स तो हमारे पास हो कि इसको इस तरीके से हम टैकल कर लेंगे। हमारे पास इंट्रोडक्शन वहां सोच रहे हो, डेटा तो हो भैया, इंट्रोडक्शन में डेटा लिखना क्या है। इसलिए कहा जाता है नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और ये आपको बनाने पड़ेंगे। खैर अभी यहाँ पे प्रीलिम्स के बारे में बात चल रही थी, फाउंडेशन बैच का मैंने पहले बता दिया कि आने वाला है, और बहुत डिटेल में सारी चीजें कवर होंगी। सब्जेक्ट्स एक बार कवर करेंगे, दोबारा इधर उधर देखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। एक एक टॉपिक कवर होगा, एक एक टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाएंगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस। अभी यहाँ पे प्रीलिम्स की बात थी तो मैंने प्रीलिम्स की चीजें दिखाई, क्योंकि प्रीलिम्स आपका पास में है, बहुत लोगों को देना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने अभी तैयारी नहीं करी है प्रीलिम्स की, मतलब उनको दिक्कत है ज्योग्राफी में, पीवाईक्यू कर डालिए, रिवीजन कर डालिए, जो भी सोर्सेस हैं। ध्रुव बैच में मैंने ज्योग्राफी कराई, चीजें याद कराने का प्रयास किया है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वहां से आप ध्रुव बैच, जो ज्योग्राफी का प्री टाइम बैच है वहां पे मैंने कराई है, आप वहां से कर सकते हो बहुत डीप में। अदरवाइज फाउंडेशन बैच आप जब भी ज्वाइन करेंगे, एक एक पॉइंट वहां पे क्लियर होगा। अभी बैच की बात नहीं, लेकिन अभी फोकस हमारा इस चीज पे रहना चाहिए कि हमारा प्रीलिम्स अगर पास में है तो हम खुद क्या कर सकते हैं, ये चीज कि प्रीलिम्स निकालने के लिए पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के लगा डालिए, एक एक दो दो बार रिवाइज कर लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे ब्रेक देने वाला हूँ। और आपको जो पीवाईक्यू का डेटा मुझे आपको दिखाना था, इंपॉर्टेंट है। ये सारा इतना डेटा आपको किस यूज में आना है मुझे नहीं पता। मैंने आपको मान ली बता दिया कि चलिए अमरकंटक हिल्स 15 बार पूछा गया है एक एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम में मान लीजिए मैं आपसे बोल दूं कि शेषाचलम हिल्स 20 बार पूछा गया, क्या करेंगे आप इसका? पढ़ के चले जाओगे, बस यही तो करोगे कि हाँ चलो शेषाचलम इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेते हैं। क्या पता अगली बार वो पूछे या ना पूछे आपके एग्जाम में। इसीलिए कहते हैं कि जब आपके सामने माउंटेन एंड हिल्स, ये सारी चीजें पढ़नी ही है, सारी पढ़ डालो, सारी एक बार रिवाइज कर लो, सारी एक बार देख लो, नजरों के सामने एक बार सारी की सारी आ जाए, है ना। तो एक बार सिलेबस एक बार ढंग से कवर कर लो, सिलेबस का सारा पॉइंट एक बार ढंग से कवर कर लो, है ना। मैं जो कह रहा हूँ सिलेबस का पॉइंट एक बार ढंग से कवर कर लो, और सिलेबस का पॉइंट कवर करने के बाद जो भी पॉइंट्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, अलग से अगर पीवाईक्यू में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिले, ऐड करते चले जाओ, करंट अफेयर में कुछ चर्चे में मिले, ऐड करते चले जाओ, ठीक है। चलिए इस क्लास को यहीं पे रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।